मोटो। और इसीलिए महाप्रज्ञा जी हो गए, तुलसी जी, ये सब ने एकजुट होके ये प्रयास किया है कि अब हमें शिक्षा को एक नए लेवल तक, नए स्पिरिट पर उसको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं पहला फर्स्ट से पीडीएफ से। आप लोग को कहीं भी अगर डाउट है यस तो आप पूछ सकते हैं। धीरे धीरे मैं एक एक पेज का बताते जाती हूँ, आपको क्लैरिटी देते जाती हूँ। यस। तो जैसे कि अभी फिलहाल मैंने बताया कि जीवन के बारे में समझना, ये ऐसा नहीं है कि जीवन हमें मिला उससे पहले हमें सब कुछ समझा के भेजा गया। हम बोलते हैं ना, लॉक ने बोला है ना, माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट? जीवन कोरा कागज है, उस पे जैसे आप लिखना चाहें, जो आप उसके ऊपर चित्र खींचना चाहें वैसा खींच सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन के बारे में समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, और हम अपने अनुभव के अनुसार जीवन के बारे में सीखते जाते हैं। बट अनुभव के साथ साथ हमें अपने आसपास की चीजों को जानने की, यानी प्रकृति को जानने की उत्सुकता रहनी चाहिए। हमें एक पैशन होना चाहिए कि हम आसपास की चीजों को जाने, उसमें जागरूक रहे, और साथ ही साथ अपनी ज्ञान की वृद्धि करें। और इसीलिए ये जो पहला आप ये यूनिट देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि जीवन को समझने के लिए हमें अनुभवों के साथ साथ निरंतर हमें अपने ज्ञान की वृद्धि करनी पड़ती है। और इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर विषय यानी जीवन विज्ञान का एक मकसद है कि हमारे जीवन में जो मूल्य गिर रहे, यानी हमारे जो वैल्यूज जो खत्म होते जा रहे, नैतिकता जो खत्म होती जा रही है, नैतिकता को कैसे हम अपने जीवन में वापस लेकर आए। आज भी हमें लगता है कि हम नैतिकता में है, हमारे व्यवहार अच्छे हैं, बट असल में वो नहीं है। हमें आज भी नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति के साथ या जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए हम जीवन विज्ञान की स्टडी करते हैं, एकदम डीप लेवल का स्टडी करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, ताकि जो हम फिलॉसफी लेके चलते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, उस फिलॉसफी को जी सके। तो यहाँ पे जीवन विज्ञान के बारे में बताया है कि क्योंकि जीवन के मूल्य गिर रहे हैं, इंसान की समस्याएं बढ़ रही है, और इसलिए आचार्य मुनि ने बहुत गहरा चिंतन मंथन किया, और चिंतन मंथन के बाद उन्होंने एक समाधान के रूप में जीवन विज्ञान का जन्म, यानी जीवन विज्ञान विषय का उन्होंने एक नया शुरुआत किया। तो जीवन विज्ञान जो विषय है, उसका जन्म आध्यात्मिक की दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टि से किया गया आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा। और उन्होंने 28 दिसंबर 1978 को इस पर्टिकुलर विषय का नामकरण किया है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1978 में 28 दिसंबर को ये विषय का नामकरण हुआ। तो जीवन के बारे में अगर हमको समझना है, तो उसके सामान्य सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, यानी जो जनरल प्रिंसिपल्स है, जनरल प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कुछ विशेष तर्क से क्वेश्चंस पूछे गए, सवाल पूछे गए। जैसे कि पहला सवाल, जीवन विज्ञान में यह वैज्ञानिक पद्धति क्या है, यानी कौन से साइंटिफिक एस्पेक्ट है जीवन विज्ञान में जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, यानी कौन से एरिया में जीवन विज्ञान को अप्लाई किया जाएगा। तो इससे ये पता चला, ये सारे क्वेश्चन जब उनके आए, तो उससे ये पता चला कि जीवन विज्ञान तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करता ही है। साथ ही साथ ये ऐसा विज्ञान है जो कि बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन है, यानी काफी सिस्टमेटिक स्टडी है ये। ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ ले और इसको पूरी तरीके से सीख ले। ये एक ऐसा विषय है जिसको हम सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे, यानी कि हम उसके सामान्य सिद्धांत को समझेंगे, उसके जनरल प्रिंसिपल्स को समझेंगे, उसके अर्थ, उसके मीनिंग, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, प्रकृति यानी उसका नेचर, उसका दृष्टिकोण यानी कि उसका पर्सपेक्टिव, उसका लक्ष्य तथा उद्देश्य, इस सब का हम विवेचन करेंगे। तो ये जो पहला आपका जो मॉड्यूल है, ये दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य तो मेरे को लगता है एक जैसा ही होगा। नहीं एक जैसा नहीं हुआ। दृष्टिकोण यानी कि आपका पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यानी हर का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अभी
एज वाइज मेडिटेशन डिफरेंट है, एज वाइज डेफिनेशन डिफरेंट है, क्योंकि व्यक्ति का जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी स्टेप बाय स्टेप होता है। तो जो बच्चे को जो प्रैक्टिस कराया जाता है मेडिटेशन की, वो बड़े को नहीं कराया जाता है। जैसे आप लोग को मैंने बताया कि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो मेडिटेशन, तो सबसे पहले आपको कायोत्सर्ग से शुरू करना है। कायोत्सर्ग यानी कि शरीर की स्थिरता, स्थिरता। तो और जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स है, तो शायद उनको कायोत्सर्ग में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ध्यान में इमीडिएटली जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है, दृष्टिकोण। अब लक्ष्य क्या हो गया? लक्ष्य यानी कि हमारा गोल क्या है, दैट इज अवर गोल। क्या है, क्या मिलेगा जीवन विज्ञान से? हमें जीवन जीने का सही तरीका मिलेगा, हमें अपने नैतिकता को सुधारने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, नया एक तरीका मिलेगा। ठीक है, तो ये एक लक्ष्य हो गया। अब इसका उद्देश्य यानी कि इसका पर्पस क्या है? तो लक्ष्य यानी कि गोल होता है, एंड उद्देश्य यानी कि पर्पस होता है। पर्पस में आप ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में बोल सकते हो कि ये तो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट करेगा, हमारा मेंटल डेवलपमेंट करेगा, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट करेगा। ये सारे जो प्रकार के ये विकास करेगा, उसको आप ऑब्जेक्टिव और पर्पस में लेके चल सकते हैं। तो इस हिसाब से उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टिकोण, ये सब अलग अलग होता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो विषय है, सब्जेक्ट है, इस मॉड्यूल में आपको जीवन विज्ञान के इतिहास के बारे में समझना पड़ेगा। इतिहास के बारे में मैंने बताया है कि कैसे महाप्रज्ञ जी ने, तुलसी जी ने शिक्षा में विकास के लिए ये विषय की खोज की। ये उसका इतिहास हो गया। फिर उसके बाद इसका प्रकृति यानी कैसा इसका नेचर है, प्रकृति के बारे में समझेंगे। उसके उपयोग के बारे में समझेंगे। क्षेत्र, क्षेत्र में मैंने बताया कि ये सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। सोशल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, जितना भी विषय है, सारे विषय से जीवन विज्ञान में कंट्रीब्यूशन मिला है। सारा विषय इंपॉर्टेंट है जीवन विज्ञान को समझने के लिए। तो ये क्षेत्र के बारे में समझा हमने। क्षेत्र के लिए मैंने शायद आपको लेक्चर के टाइम पे, लाइव लेक्चर में एक डायग्राम दिखाया था कि कैसे ये समाज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और कैसे ये हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे बायोलॉजिकल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये समाज समाज का, जीवन का ऐसा एक मैंने एक चार्ट दिखाया था। तो यहाँ से जब शुरू हुआ जीवन विज्ञान के बारे में डिस्कशन करना, तो ये भी एक फाइंड आउट किया गया कि जो व्यक्ति है यानी कि हम एज अ इंडिविजुअल, हमें अपनी क्षमताओं के बारे में नॉलेज नहीं है। हमारी कैपेबिलिटीज कितनी है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज को समझना है। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसके लिए हमें जागरूक होना है। तो जीवन विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपनी कमी को पहचान सकते हो। और कमी को जब आप पहचान लेंगे कि आप पे ये कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए हिम्मत भी आ जाती है। नहीं तो हमें लगता है कि हम तो परफेक्ट है। जब हमें लगता है कि हम परफेक्ट है, तो हम फिर अपनी क्षमताओं को विकास कर ही नहीं पाते। और जब हम अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने जीवन में ऐसे कष्टों से गुजरते हैं जो कष्टों से शायद हमें नहीं गुजरना चाहिए। जैसे कि धीरे धीरे सीनियर सिटीजन होते हैं, ओल्ड एज आता है, तो काफी लोग को तकलीफ होने लगती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर रोज प्राणायाम करते हैं, हर रोज वो एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा डाइट फूड खाते हैं। ये सबसे उनमें एक फुर्ती होती है, वो अपने काम को बिना कोई कष्ट के करते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एक पर्सन को जीवन के विज्ञान का कुछ मालूम नहीं है, और एक ऐसा पर्सन है जिसको जीवन के बारे में अच्छे से जानकारी है। तो हमें कौन सा साइड में रहना है, ये सवाल हमें खुद से पूछने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताता है कि जीवन मूल्यों का प्रशिक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि जीवन मूल्य जो है वो बहुत सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, सबके लिए अलग है। बट अब इसकी अगर ट्रेनिंग की जाए,
तो समाज में एक प्रकार से सिस्टमेटाइजेशन वे में लाना पड़ेगा, यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से इसको लेकर आना पड़ेगा। अब व्यवस्थित तरीके से लाने के लिए हमें इसे हर एक क्षेत्रों में लाना पड़ेगा, यानी प्रत्येक क्षेत्र, यानी कि शिक्षा में, देन मेडिकल में, चिकित्सा में, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में, राजनीति यानी पॉलिटिक्स में, व्यवसाय यानी कि अपने प्रोफेशन में, ये सारे में हमें इसे एक सिस्टमेटिक वे में इसको लाना पड़ेगा। क्योंकि हमें मालूम है कि हर एक फील्ड में अपराध है, हर एक फील्ड में व्यसन, करप्शन। एडिक्शन, ये सारे जो नेगेटिव चीजें हैं, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें हर एक क्षेत्र में है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन भी देखते जाइए साथ साथ, मैं यस। अंडरलाइन करके बता रही हूँ। तो ये सारे हमारे क्षेत्र में है, और इसी वजह से अभी जीवन विज्ञान का एक बहुत बड़ा विषय यही है कि क्योंकि अब ये सारे जो नेगेटिव चीजें हैं, अपराध, व्यसन, ये सबसे पर्यावरण का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। तो पर्यावरण के संतुलन को बचाने के लिए पहले तो हम अपने शरीर को एक संतुलित तरीके से आगे लेके जाएंगे। तो आपको याद होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे शरीर में जो है लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन यस। होता है, और दोनों में संतुलन होना जरूरी है। जरूरी तो है। संतुलन बनाने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है, श्वास प्रश्वास, श्वास को हमें देखना पड़ता है, उसको नियंत्रित करना पड़ता है एक प्रकार से। क्योंकि होता ये है कि श्वास जो है इंसान को जैसे कि अभी महाप्रज्ञा जी बताते हैं कि श्वास जो है ऑलमोस्ट, आपको पता है कितना मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी सांस लेनी चाहिए ऑलमोस्ट? 15। बिल्कुल बिल्कुल, तो 15 लेनी चाहिए, बट हम कितना लेते हैं? हम उससे ज्यादा लेते हैं, ज्यादा है लेते ना? हैं। ज्यादा लेते हैं। तो अभी वैसे तो महाप्रज्ञा जी बोलते हैं, हाँ क्योंकि बताइए। उन्होंने तो कहा है कि 4 श्वास तक भी आ जाना चाहिए। 1 मिनट हाँ, में 4 तक। वो प्रैक्टिस से वो 4 श्वास समझे? तक ला सकते हैं, मतलब उन्होंने लिमिट भी सेट कर दी है कि 4 श्वास तक हम अपने ब्रीथिंग को लेकर आ सकते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, हम इतने हड़बड़ी में रहते हैं, हमें इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, तो हमारा जीवन जो है वो व्यवस्थित नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, सब कुछ जो है अस्त व्यस्त है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इसमें क्योंकि जीवन का संतुलन बिगड़ गया, तो हमारे खुद के शरीर का भी संतुलन बिगड़ गया। तो इसीलिए सबसे पहले शरीर को संतुलित करिए। तो इसमें यही बता रहा है कि पर्यावरण में असंतुलन है, पर्यावरण में असंतुलन है, तो उसके परिणाम से क्या हो रहा है, हमारे जीवन का भी संतुलन बिगड़ रहा संतुलन है, बिगड़ गया। हमारे जो मूल्य है वो भी गिर गए हैं, सारे क्षेत्र में मूल्य गिर गए हैं, इंजीनियरिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा, इस सब में मूल्य गिर चुके हैं। तो इसमें यही बताया है कि अब मूल्य गिर गए हैं, तो उसका समाधान क्या, हमें ढूंढना पड़ेगा, और वो समाधान बताया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, आप जीवन विज्ञान का इतिहास देख सकते हैं। इतिहास में मैंने बताया है आप लोगों की कि काफी सालों साल तक ऋषि मुनि महापुरुषों ने ये जो वैल्यूज है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, मैत्री, नैतिकता, ये सब को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वो घूम घूम के लोगों तक प्रयास करते थे। मैंने ये भी बताया कि जब ये जीवन विज्ञान का जब विषय नहीं आया था, तो महाप्रज्ञा जी है, तुलसी जी, ये लोग भी काफी घूम घूम के लोगों को जीवन मूल्यों के बारे में बताया करते थे। तो इसमें थोड़ा हिस्ट्री दिया है इस पॉइंट पे। और फिर ये आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया है कि अनुव्रत आंदोलन से शुरू किया गया, जहाँ पे आचार्य श्री तुलसी जी ने समझा कि हमारी जो चेतना है वो शुद्ध नहीं है, हमारी चेतना बहुत अशुद्ध हो गई है, क्योंकि हमारा नैतिक मूल्य गिर चुका है। तो इसीलिए उन्होंने अनुव्रत आंदोलन शुरू किया 2 मार्च 1949। यानी कि अब हमें अपने संकल्प को बढ़ाना पड़ेगा, हमें ऐसे संकल्प लेने पड़ेंगे जैसे जिससे कि हमारा जो जीवन है उसमें नैतिकता फिर से आ जाए। तो मैंने आचार्य श्री के बारे में बताया कि आचार्य श्री तुलसी जी ने अराउंड 60,000 किलोमीटर की पदयात्रा की, और सारे लोगों से संपर्क किया, लाखों लोगों से संपर्क किया, और उनको अनुव्रत आंदोलन के बारे में बताए।
तो ये हिस्ट्री में आपका पहले आ गया अनुव्रत मूवमेंट। डेट है 2 मार्च 1949, यहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। और फिर अनुव्रत क्या होता है उसके बारे में बताया। अनुव्रत यानी कि छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा नैतिक चेतना को बलवान बनाना, ये होता है अनुव्रत। तो इसके बारे में आचार्य तुलसी जी ने बताया कि कैसे हम छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं और हम अपने चित्त का यानी कि हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसको इम्प्यूरिटी से प्यूरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए अनुव्रत आंदोलन उन्होंने विद्यार्थियों के लिए भी बताया। विद्यार्थियों के लिए बताने के लिए उन्होंने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, यहाँ तक ये चर्चा चलाई। इसमें लाखों विद्यार्थी और शिक्षक जो है अनुव्रती बने। और ये क्रम में आगे बढ़ के भारत सरकार ने भी शिक्षा की समस्याओं के लिए ऐसे कदम कुछ उठाए जिससे कि जैसे कि कोठारी आयोग है, ऐसे कुछ कमीशंस बैठाया जिससे कि जो शिक्षा है उसका लेवल हम आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे कोठारी आयोग के बारे में दिया है कि कोठारी आयोग में कैसे जो लोग हैं वो ये समस्या के बारे में विचार विमर्श करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। और ये उन्होंने प्रयास किया कि नैतिकता और चरित्रता को बढ़ाने के लिए अनुव्रत को एक पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करें। तो उसके बाद आचार्य जी महाप्रज्ञ जी ने क्या किया, 14 जीवन मूल्यों की एक सूची तैयार की। और ये सूची फिर आगे पुस्तकों में और उनके डिस्कोर्सेस में, लेक्चर्स में ये सब चीजें मूल्य वो बताना शुरू किए। तो ये अनुव्रत जो आंदोलन है ये पहला चरण है हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब आपको इतिहास पढ़ना है तो इतिहास में उन्होंने क्या किया और किस किस क्रम में जीवन विज्ञान का डेवलपमेंट किया ये देखना है। दूसरा जो स्टेप है वो है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा मेडिटेशन, सेकेंड स्टेप। तो अभी हमने समझा कि अनुव्रत आंदोलन का जो मुख्य आधार है वो था व्यक्ति की संकल्प शक्ति का जागरण। संकल्प शक्ति, हम भी कितना कुछ सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बट संकल्प शक्ति हमारी इतनी कमजोर है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस ये किया गया कि व्यक्ति की संकल्प शक्ति को जागृत किया जाए। तो अनुव्रत के नियम को बहुत सारे व्यक्ति ने स्वीकार किया और कोशिश की कि कोई भी अपोजिट परिस्थितियों में भी वो अपने संकल्प को अच्छे से रखेंगे, दृढ़ शक्ति के साथ उसको रखेंगे। तो ये एक विकास हुआ। अब ये क्यों हुआ, ताकि वो अपनी पर्सपेक्टिव बदल सके, दृष्टिकोण बदल सके, अपनी आदतें, स्वभाव, व्यवहार ये सब में वो परिवर्तन कर सके। तो इसके परिणाम भी अच्छे आए, उनके विचार भी अच्छे हुए। पर फिर सवाल यही हुआ कि अब इसका प्रयोग शिक्षा में हो सकता है, नहीं हो सकता है, विद्यार्थियों को कैसे चिंतन मंथन में लेके जाए। और इसी वजह से जो प्रेक्षा मेडिटेशन है इसका कंसेप्ट शुरू हुआ। यानी कि अब हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। प्रेक्षा माने क्या होता है, क्या होता है, देखना। मतलब अपने जीवन को, अपनी लाइफस्टाइल को हमें देखना है, देख के हमें फिगर आउट करना है कि हम किधर सही है किधर गलत है। तो प्रेक्षा मेडिटेशन एज अ सेकंड स्टेप यहाँ पे आया। और इसके बाद ही नेमिंग ऑफ साइंस ऑफ लिविंग। माने अभी तक आप समझिए कि ये जो विषय था वो इस तरीके से चल रहा था कि नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, नैतिक मूल्यों को लाना पड़ेगा। लाने के लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से विद्यार्थियों का मोरल डेवलपमेंट शुरू होता है। तो अब विद्यार्थियों तक तो हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, उनको एक प्रकार से कंपलसरी ये लाना पड़ेगा। और कंपलसरी लाने के लिए उनके लिए टेक्स्ट बुक रिलीज किया गया, उनके लिए नोट्स तैयार किए गए, ताकि उसको वो पढ़े, उस पे वो एग्जाम लिखे। एटलीस्ट इससे तो भी थोड़ा उनका संकल्प बढ़ेगा, संकल्प बढ़ेगा तो उनकी प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रयास चला। और वैसे ही 1978 में शिक्षण संस्थाओं की शरतकालीन छुट्टियों के दिन थे, यानी और अध्यात्म योग नैतिक शिक्षा प्राध्यापक प्रशिक्षण शिविर शिविर हुआ। और शिविर में मतलब लाडनू में शिविर हुआ। और इसी शिविर में आचार्य महाप्रज्ञ जी का सानिध्य प्राप्त हुआ।
और प्रशिक्षण एवं प्रायोगिक प्रक्रिया के नाम के बारे में चर्चा चली। और ये नाम के चर्चा यानी चिंतन मंथन की प्रक्रिया में बहुत सारे नाम सामने आए, लाइक योग शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो मैंने इसमें भी आपको बताया कि वो नहीं चाहते थे कि कोई धर्म का मैटर इसमें आए। इसमें ऐसा एक विषय तैयार करना चाहिए जिसमें सारे धर्म के लोग जुड़े। और इसीलिए फिर फाइनली जीवन विज्ञान, ये जो सब्जेक्ट नेम है, ये नेम सब सामने आया। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने जो है ये इस शब्द के बारे में स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि जीवन विकास के लिए नए शब्द की आवश्यकता हुई, जिसमें धर्म की मूल भावनाओं को स्पर्श करने वाला हो, यानी धर्म का जो विकास भी करे, नैतिकता का भी विकास करे, आध्यात्म का भी विकास करे। तो शब्द में हमको नहीं पढ़ना है, शब्दों में नहीं पढ़ना है, हमें जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है उसमें जाना है। तो इसलिए यहाँ पे महाप्रज्ञ जी ने ये फाइनली इस नाम को सिलेक्ट किया, जीवन विज्ञान, जिसका मतलब है जीवन जीने की कला के विज्ञान के नाम। इससे आगे बढ़े, जीवन जीने की कला बोलो, यानी आर्ट ऑफ लिविंग बोलो या साइंस ऑफ लिविंग बोलो, सभी इंक्लूड होता है इसमें। ऐसा अभी अभी आर्ट ऑफ लिविंग बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, बहुत पॉपुलर हो चुका है। थ्रू आउट द कंट्री, आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो किया जा रहा है। बाहर से लोग आते हैं आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए। बट हमारे पास और भी बहुत बड़ा सोर्स है जिसको हम साइंस ऑफ लिविंग कह रहे हैं, यानी आप उसके अभी पार्ट बन चुके हैं। यू आर ऑल द पार्ट ऑफ दिस ग्रेट मिशन स्टार्टेड बाय आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी जी। अब इस मकसद की वजह से अब हमारे सबके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये विषय को अच्छे से समझे और आगे आने वाली जनरेशन तक इसको लेके जाए। सो वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये पहला जो मॉड्यूल है आपके एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने की है कि आप इस विषय को कितना समझ सकते हो और कितना गंभीरता से इस विषय के बारे में पढ़ते हो। यही फाउंडेशन ऑफ साइंस ऑफ लिविंग में बताया है। अब इतना जानने के बाद दूसरा मतलब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, वो है जीवन विज्ञान का स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ साइंस ऑफ लिविंग। जब हम मनुष्य को सही अर्थ में अगर मनुष्य बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसको शिक्षित करना पड़ेगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि क्या जो आज की शिक्षा है वो मनुष्य को, क्या वो सही अर्थों में मनुष्य बना रही है? और इसी इसी एक प्रश्न के समाधान के लिए जो हमारी विद्या शाखा है उसको विकास करने का एक आवश्यकता पड़ा, जिससे कि हमारी जो शिक्षा है वो जीवनोमुखी भी बन सके, यानी कि हमारे जीवन जो है हमारे, उससे हमें एक प्रॉफिट भी मिले और साथ साथ हमारा भाव का भी विकास हो, भावनात्मक भी विकास हो और आध्यात्मिकता का भी विकास हो। जैसे कि अभी हम आध्यात्मिक के लिए मोक्ष के बारे में पढ़ते हैं, अभी शायद आप पढ़ोगे मेटाफिजिक्स में, मोक्ष के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि आध्यात्मिकता के लिए अगर हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं तो मोक्ष की तरफ जाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है हिस्सा, वो है हमारे भाव। अगर हमारा भाव ही ऐसा नहीं है कि हमें उस जर्नी में जाना है तो हम नहीं जाएंगे। भाव यानी कि भाव से आपका कंडक्ट भी कनेक्टेड है। अगर व्यक्ति सोच लिया कि उसको आध्यात्मिकता में जाना है, उसको जो है वेजिटेरियन रहना है, ये सोच के उसने एक एक भाव रखे अच्छे, तो उसका कंडक्ट भी देखने को मिलेगा। बट उसके भाव ही नहीं है कि उसको आध्यात्मिकता में जाना है। बहुत लोग बोलते हैं क्यों जाए आध्यात्म, सब कुछ तो इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिक से कंट्री चलता है, तो हम क्यों जाए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये उनका सवाल आता है, यानी उनका भाव ही नहीं है। तो जो व्यक्ति का भाव नहीं है वो कैसे स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे जा सकता है? और इसीलिए जो हम जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इसमें सबसे जो विशेष तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि भावनात्मक विकास। तो जीवन विज्ञान का भी विषय जो है आपके भाव को विकास करता है। जीवनोमुखी तो रह गई ही, यानी कि आपको किसी ना किसी तरीके से ये सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है, बट साथ साथ भावात्मक और आध्यात्मिकता पक्ष, इसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है। तो नेचर अगर पढ़ते हो आप, नेचर ऑफ साइंस ऑफ लिविंग, तो नेचर ऑफ साइंस ऑफ लिविंग में ये तीनों एरिया आते हैं, यानी जीवनोमुखी बनाता है, भावनात्मक का विकास करता है और आध्यात्मिक का विकास करता है।
तो आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे बोलते हैं कि युग की सबसे बड़ी बीमारी है कोरा वैज्ञानिक होना, आध्यात्मिक ना होना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो व्यक्ति की इसी मनोवृत्ति ने बहुत सारी बीमारियों को जन्म दिया है। तो जीवन विज्ञान का मुख्य सूत्र है आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण, यानी स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ताकि कोरा विज्ञान ना रह जाए, आध्यात्मिकता में भी हम आगे बढ़े। तो ये हो गया यहाँ पे नेचर ऑफ साइंस ऑफ लिविंग। ये तीनों विषय के बारे में मैंने बताया है लाइव क्लासेस में, भावनात्मक, आध्यात्मिक, जीवनोमुखी, इसके बारे में एक डायग्राम भी दिखाया था। फिर अब नेक्स्ट यही बताया है कि कैसे ये जो एक नया डिसिप्लिन है, नया डिसिप्लिन, क्योंकि कुछ भी चीजें नया होता है तो शुरुआती तौर पे डिफिकल्ट होता है। स्कूल कॉलेज में इसको रन करना है, शिक्षक को सबको बताना है, तो ये डिफिकल्ट है। तो इसके लिए श्री चंदनमल वैद्य जी ने कहा कि हमने यह निर्णय लिया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ नए प्रयोग किए जाए। हम चाहते हैं कि परस्पर विचार विमर्श कर निर्णायक रूप में ऐसा हल खोजा जाए तो शिक्षा के संबंध में हमारे प्रयोगों का मार्गदर्शन कर सके। और आचार्य महाप्रज्ञ जी फिर अपने विचार में बोलते हैं कि मैं नहीं समझता कि केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों के नैतिक विकास में कोई विशेष सहयोग कर सकेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा में जीवन विज्ञान को एक विद्या शाखा के रूप में लेकर आया जाए। तो साइंस ऑफ लिविंग अ न्यू डिसिप्लिन इस प्रकार से यहाँ पे शुरू होता है। और फिर उसके बाद बात होती है उसके नियमों की खोज के बारे में, यानी अब जनरल प्रिंसिपल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसे जनरल नियम को जो सारे इंस्टीट्यूट में उसको लागू किया जाए। क्योंकि जब भी आप किसी को जनरल बोलते हो, यानी कि समाज के लिए वो एक प्रकार से सब पे लागू होगा। तो जीवन विज्ञान के जीवन के बहुत सारे नियमों का अध्ययन किया गया ताकि एक विशेष तरीके से जनरल नियम की खोज की जा सके, जिसके उपयोग से जीवन के सभी पक्षों का विकास किया गया। और अब ये बहुत चैलेंजिंग है, ऐसे जनरल नियम की खोज जो कि सारे फील्ड में काम करे, यानी शिक्षा में भी, मेडिकल में भी, और लॉ के फील्ड में भी, एवरी फील्ड, सारी फील्ड में ये चीज काम कर सके। तो इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, जीवन विज्ञान का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जीवन के नियमों की खोज करना। तो इसके लिए हमें 3 मुख्य पक्ष लेने पड़ेंगे, जैसे वो है ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ये तीनों पक्ष लेने पड़ेंगे, तभी हम जीवन के नियमों की खोज कर सकते हैं और जीवन के नियम को हम जनरली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए उद्देश्य, जो मैं आपको जस्ट अभी बता रही थी, उद्देश्य यानी क्या होता है, पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पर्पस क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि नियम की खोज करो जिससे कि ये तीनों पक्षों का विकास हो। कौन कौन से पक्ष? ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। क्रियात्मक। हाँ, तो ये तीनों पक्षों का डेवलपमेंट हो और इसके लिए ऐसे नियमों की खोज करें। फिर इन नियमों की खोज जिनसे भावनात्मक विकास और बौद्धिक विकास में संतुलन स्थापित किया जाए। तो अब ऐसे नियम खोजना है जिससे कि भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी हो और साथ साथ हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो, साथ साथ उसमें संतुलन हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बुद्धि कुछ और बोलती है, दिल कुछ और बोलता है, इमोशंस कुछ और बोलता है, बुद्धि कुछ और बोलता है, और दोनों में एक संतुलन बना के चलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली करियर फेज में, स्टूडेंट के करियर फेज में उसको बुद्धि बोलता है कि जहां पे ज्यादा मनी है वो करो, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपके ड्रीम्स को पूरे करने में काम आएगा। बट उसका मन बोलता है कि नहीं, पैशन इज मोर इम्पोर्टेंट, पैशनेट रहोगे तो फिर आप अपने वर्क में सक्सेसफुल रहोगे। तो इस प्रकार से फाइट चलता रहता है बुद्धि का और भाव का, और इसीलिए हमें एक संतुलन देखना है, एक कॉमन फ्रेम देखना है जिससे कि हम दोनों का विकास करें, साथ ही दोनों में संतुलन।
लाए। तो ऐसे नियमों के खोज के लिए ही जीवन विज्ञान सामने आया। फिर तीसरा पॉइंट है जीवन के उन नियमों की खोज जिनसे प्रज्ञा को, अंतःकरण को, शुद्ध चेतना को जगाया जा सके। हमारी शुद्ध चेतना के जागरण के लिए कितना प्रयास करते हैं हम? आप लोग बताइए, क्या प्रयास करते हैं हम जिससे कि हमारी चेतना शुद्ध हो और हमारी जो मानसिक स्थिति है, अवस्था है, उसमें कुछ सुधार आ सके? मैम जैसे इसके लिए क्या प्रयास करते हैं? नियम सामायिक वगैरह वगैरह करते हैं, सामायिक करते हैं, नियम करते हैं मैम, जैसे नियम करते हैं, छोटे छोटे अनुवर्त लिए हैं, जैसे वर्त लिए हैं, फास्ट करता है, वर्त करता है आदमी को कंट्रोल, इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए, मेनली भावनात्मक विकास के लिए। बिल्कुल, तो सभी 14 करते नियम हैं, आप सभी सामायिक। करते हैं रेगुलर? क्या मैम? जी जी, बताइए बताइए, क्या मैम? आप सभी रेगुलर करते हैं? पराग जी कुछ बोल रहे थे? यस मैम। जी बताइए। मैं बोल रहा था 14 नियम हो गए, रात्रि 14 भोजन नियम त्याग हो है, गया, सामायिक है, जमीकरण त्याग हो गया, और फास्ट सामायिक है, हो गई, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, 3 करते हैं मैम। मनोरथ का चिंतन हो गया, ये सारी चीजें। बिल्कुल वंदना, बिल्कुल सही बात। 6 प्रतिक्रमण। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इससे जो हमारे फाइनली जो शुद्ध है, जो चेतना है, उसकी शुद्धता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी इसी वजह से ये जो जीवन विज्ञान जो है, उसके नियमों की खोज की एक बोल सकते हैं कि नियमों की खोज की एक प्रयास शुरू हुई। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है समन्वित पद्धति, यानी कि इंटीग्रेटेड साइंस है ये। ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए? ग्रहण व आसेवन, आसेवन या अभ्यास के बिना शिक्षा परिपूर्ण नहीं हो सकती। यानी पहले आप उसको ग्रहण करो, समझो, फिर उसका फिर आचरण अभ्यास में, करो। आचरण में लाओ। इसी से हमारी शिक्षा जो है वो पूरी होती है। बट आज की साइंस, मतलब आज की जो सब्जेक्ट्स हम बेसिकली पढ़ते हैं, उससे हमें थ्योरेटिकल ज्ञान बहुत मिलता है, पर उसको प्रैक्टिस में लाना Practically शायद नहीं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जीवन विज्ञान को एक समन्वित पद्धति का नाम दिया गया है, जिसमें कि अहिंसा की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आंतरिक परिवर्तन की शिक्षा, ये तीनों का समन्वय है। ये पॉइंट अच्छे से लिखिए, क्या है? अहिंसा Yes. की शिक्षा, हाँ, नैतिक शिक्षा शिक्षा, और आंतरिक परिवर्तन, परिवर्तन। तीनों का संतुलन जरूरी है। और इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड साइंस बोला गया है और संतुलित बोला गया है, क्योंकि इसमें शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक विकास का संतुलन बनाया गया है। मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सबका एक संतुलन बनाया गया है। तो ये अभी तक हमने ऐतिहासिक देखा जीवन विज्ञान का, फिर जीवन विज्ञान का स्वरूप देखा, फिर जीवन विज्ञान का नामकरण देखा, उसमें क्या क्या खोज, नियम की खोज के लिए उनके क्या क्या उद्देश्य रखे गए सामने, ये सारे पॉइंट्स अभी हमने कवर किए। तो अभी इसमें कहीं डाउट, इसमें कहीं ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है कोई पॉइंट? नो मैम। सब क्लियर नहीं, है? ये तो क्लियर है। उद्देश्य को हम पहले महत्व में भी कह सकते हैं, भी उद्देश्य और महत्व। उद्देश्य माने होता है पर्पस, और महत्व यानी होता है इम्पोर्टेंस। उद्देश्य ना हमको डायरेक्शन देता है, महत्व यानी कि हम उसके इम्पोर्ट, मतलब थोड़ा भी डिफरेंस के लिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि सुबह उठ के फ्रूट जूस पीजिए, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ये उन्होंने एक उद्देश्य दिया आपको, एक पर्पस दिया, एक ऑब्जेक्टिव दिया, जो कि आप करोगे तो आपका हेल्थ सही रहेगा। ठीक है, अब आपने जूस पीना शुरू किया, अब आपको सही में फील हुआ कि आपकी बॉडी अच्छी हो रही है, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस, यानी एक प्रकार से परिणाम बोल सकते हैं महत्व को। ठीक है, और उद्देश्य को हम बोल सकते हैं डायरेक्शन। ये एक फर्क पड़ता है उद्देश्य और महत्व। इंपॉर्टेंस पे। तो अब जीवन विज्ञान का उद्देश्य के लिए मैंने बताया आपको कि नियमों की खोज करना है, बुद्धिक और भावनात्मक का संतुलन करना है, संतुलन करना, ये सब उसके हो गए उद्देश्य, और पर्पस एक हो गया। परिपूर्ण मनुष्यता को पैदा, मतलब जन्म देना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब इसके इम्पोर्टेंस के लिए जब आते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए जो हार्ट ऑफ साइंस ऑफ लिविंग है, यानी
अब इसका इम्पोर्टेंस कब पता चलेगा? जब हम इन तत्वों की स्टडी करेंगे। तो महाप्रज्ञ जी में के अनुसार जीवन की जो व्याख्या है, हमारी जो जीवन को अगर हम उसको एलोबरेट वे में समझाए, तो उसके 7 सूत्रों में उसको समझाया जा सकता है। वो है शरीर, श्वास, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म, कर्म और चेतना। ये 7 अंग जो बोलते हैं हम, ये 7 अंग। अब एक एक करके इसका डेवलपमेंट करोगे, जीवन विज्ञान को स्टडी करके, प्रैक्टिस करके, तो आपको समझ आएगा इम्पोर्टेंस। जब शरीर जो आपका है एकदम अच्छा हो जाएगा, डिसीज फ्री हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस ऑफ लिविंग, कि मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस ऑफ लिविंग, कि मेरी श्वास जो है वो संतुलित हो गई है, मेरा मन जो है वो शुद्ध हो गया है, मेरे भाव जो है वो अच्छे हो गए हैं, मेरे कर्म जो है, एक्टिविटीज जो भी मैं कर रही हूँ वो पुण्य एक्टिविटीज कर रही हूँ, चेतना जो है वो शुद्ध हो रही है। ये होता है इम्पोर्टेंस, है ना। तो ये 7 अंगों की समष्टि का नाम ही जीवन है। तो किसी एक कोण से होने वाले जीवन की परिभाषा समग्र नहीं है, और इसलिए जीवन को अगर समग्र दृष्टि से बताना है तो ये 7 बिंदुओं पे ध्यान देना आवश्यक है। तो ये जीवन विज्ञान के 7 अंग है, यानी कि 7 ऑर्गन है, एंड इसी को हम हार्ट ऑफ साइंस ऑफ लिविंग कहते हैं। जो हार्ट ऑफ साइंस ऑफ लिविंग है, टोटल 7 तत्व है, जिसको हम एक एक करके अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अभी हम जैसे परीक्षा, हाँ जी बताइए। उद्देश्य और महत्व को हम कारण और कार्य में भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। उद्देश्य आपके कारण हो गया, महत्व आपके कार्य हो गया। यस मैम। हाँ, तो ये आपका ओवरऑल जो 7 तत्व है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अब योगा करते हैं, मोस्टली जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसमें शरीर को ध्यान दिया जाता है, श्वास को ध्यान दिया जाता है, बट मोस्टली वहां पे हमारे भाव, हमारे आभा मंडल जो ऑरा जिसको बोलते हैं, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, हमारे मन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पर जीवन विज्ञान की ऐसी खास बात है कि ये 7 तत्वों पे ध्यान दिया जाएगा, इसको संतुलित किया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंस है साइंस ऑफ लिविंग का। ये 7 तत्व को हमें ना सिर्फ समझना है, पर ये भी जानना है कि इसका विकास कैसे किया जा सके। तो हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि हमारी इस पर्टिकुलर सिलेबस में पूरा नहीं कवर किया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात होती है कि इतने फिक्स आवर्स में हम इतना सारा कंप्लीट नहीं कर सकते, चैलेंजेस होता है, बट स्टिल ये 7 तत्व को समझना इस कोर्स का पार्ट है। एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होना कि ये 7 तत्व है क्या, फिर बाद में इसके विकास का जो है वो नेक्स्ट लेवल में आता है, ठीक है। बट स्टार्टिंग बेस में, फाउंडेशन लेवल पे एटलीस्ट ये 7 तत्व को समझ जाए, इसका ये काम कैसे करता है इसको समझ जाए, ये भी बहुत बड़ा विषय है। तो अब जीवन विज्ञान के आयाम 3 आयाम है, ये बताया है। जीवनोन्मुखी शिक्षा, समाजोन्मुखी शिक्षा और जीविकोन्मुखी शिक्षा, है ना। यानी विद्यार्थी जो है वो 3 प्रकार से समर्थ बनते हैं, व्यक्ति के रूप में, सामाजिक प्राणी के रूप में, और सम्मानपूर्ण आजीविका के रूप में। यानी कि वो उसके लाइवलीहुड अच्छी होनी चाहिए, वो सोशल बीइंग होना चाहिए, और एज अ पर्सन वो गुड होना चाहिए। तो ये 3 आयाम के बारे में ये बोला गया है कि जो जीवन विज्ञान है वो मल्टी डायमेंशनल है, एक मल्टी डायमेंशनल वे में हमें शिक्षा प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, हमारे समाज का विकास होता है, और साथ ही साथ हमारी आजीविका को अच्छा करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो फिर एक एक कैटेगरी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि समाजोन्मुखी क्या होता है, कि व्यक्ति जो है समाज के स्तर पर जीवन को जीता है, बराबर है, सोशल बीइंग है, वी आर ऑल सोशल, सामाजिक प्राणी। हाँ, तो समाज की दृष्टि से, समाज के हेल्थ के लिए हमें सामुदायिक चेतना की, कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव थॉट, साथ ही साथ कंपैशनेट होना जरूरी है, संवेदनशीलता,
साथ ही साथ नैतिक मूल्य का होना जरूरी है, अहिंसा की चेतना होना जरूरी है, संग्रह की सीमा को की चेतना, कितना हमको कलेक्ट करना है। आजकल क्या होता है, कुछ भी क्राइसिस आती है तो हम सब कुछ ले आते हैं घर पे, तब नहीं सोचते कि किसी और को भी शायद ये जरूरत होगा। हम अपने से ज्यादा उठा के ले आते हैं, क्या हम उसका चिंतन करते अन, हैं? अनुवर्त ले लेंगे तो ये सारी अपने ऑटोमेटिकली आ जाएंगी चीजें। बिल्कुल। हाँ, तो यही प्रश्न के आंसर के लिए यहाँ पे हमने ये प्रयास किया कि जीवन विज्ञान को ऐसा लाया जाए कि समाज का भी भला हो। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक आइडिया? यस 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 ठीक। मैम। अभी आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ तक जीवनोन्मुखी, हाँ, यहाँ तक आप लोग अभी तक फिलहाल हुआ है, आप लोग कितना समझ पाए हैं? चलिए अब एक एक करके बताइए, आप लोग शुरू करिए बताना। समाज शिक्षा में कुछ कुछ कमियां हैं जो हमारा विकास पूर्णतः नहीं कर पाती हैं। उसी के कारण आचार्य महाराज प्रज्ञा जी और आचार्य तुलसी जी का ये विचार बना कि शिक्षा में कुछ ऐसे आयाम आए ताकि जीवन का उत्थान अच्छी तरह से हो सके, चतुर्मुखी विकास हो सके जीवन का। तो उसके लिए सामाजिकता सही हो, फिर जीवन उपार्जन के साधन, उसकी जो भावना को है, क्रियात्मक है, वो सारी डेवलपमेंट उसकी अच्छे से हो सके। मेनली यही है। ठीक है, वेरी गुड संतोष जी। अकेली वैज्ञानिक शिक्षा कुछ नहीं, काम थ्योरेटिकल कुछ नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए जो हमारे भाव में भी आ सके, हमारे आचरण में भी आ सके। ओके, ठीक है, और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं आप? आध्यात्मिक शिक्षा इसमें ऐड हाँ करें। हाँ, एक एक करके सबसे पूछते हैं। संतोष जी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं पॉइंट्स? ठीक है, हाँ, नेक्स्ट संगीता जी बताइए पूरा क्या बताना चाहते हैं आप? आध्यात्मिक शिक्षा के भी उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ भी उन्होंने कहा है कि अहिंसा को भी बढ़ावा दिया है। फिर हमारे जो अनुव्रत हैं उन्हीं को ही इन्होंने, जैसे संग्रह की भावना हमें कम होगी तो वही परिग्रह व्रत हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप में भी हमारी उन्नति होगी और सामाजिक के लिए भी, समाज के लिए भी। उन्होंने भावनात्मक विकास और बौद्धिक विकास में संतुलन की बात भी करी है कि उसमें संतुलन स्थापित करने से हम और ज्यादा अच्छे से अपने आप को जीवन को और इस तरफ में लेके जा सकते हैं और अपनी शुद्ध चेतना को हम और जगा सकते हैं। और that's all. ओके, नाइस ट्राई मिनी जी। हाँ, यस, नेक्स्ट बताइए चांदनी जी, आप बताइए। मैम उन्होंने मेन तो ना मतलब यही कहा कि शिक्षा को केवल एक वैज्ञानिक तौर पे नहीं, हमें आध्यात्मिक, हाँ, दोनों ही पहलू, दोनों साथ साथ चले। हाँ हाँ, एक एक करके बताइए। हाँ हाँ, बताइए चांदनी जी, कंटिन्यू करिए। मैम उन्होंने ये कहा है कि हमें केवल एक वैज्ञानिक तौर पे शिक्षा को नहीं देखना, हमें आध्यात्मिक तौर पे भी शिक्षा को देखना है कि मतलब हमारी भावनाओं का मतलब विकास हो सके, हमें अपने जीवन जीने की कला को बदलना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट कौन? राजेंद्र जी, आप बताएंगे? हाँ, बोलिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका। मैम महाप्रज्ञा जी महाराज साहब ने हमें ये बताया है कि हमें आध्यात्मिक विकास भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा शैक्षिक विकास चाहिए। मतलब बुद्धि के साथ साथ हमारे को जैसे हमें जीवन को कैसे उन्नत करना है, शिक्षा के क्षेत्र से, आजीविका के क्षेत्र से, या मतलब हमें समाज में कैसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है, ये महाप्रज्ञा जी महाराज साहब ने हमें ये शिक्षाएं दी हैं कि जैसे ही हम इन शिक्षाओं का पालन करेंगे तो हर व्यक्ति समाज को एक सुदृढ़ समाज के रूप में माना जाएगा, स्वस्थ समाज का निर्माण हो। वेरी नाइस राजेंद्र जी। जी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कौन बता रहे हैं? उत्तम जी, आप बताएंगे? बताइए। हाँ, मैंने जो नोट किया है कि जीवन विज्ञान जो है वो साइंस ऑफ लिविंग है और
आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 1978 में समाज के समक्ष ये समाज की परिस्थितियों को देखकर इस विषय का प्रस्तुतिकरण किया। जीवन विज्ञान मनुष्य को जीवन जीने की वैज्ञानिक और व्यवहारिक कला सिखाता है। व्यक्ति के भीतर जो नैतिकता, आत्मानुशासन और आध्यात्मिक चेतना का विकास इस जीवन विज्ञान के द्वारा हमें आता है। जीवन विज्ञान के 4 मूल तत्व जो बताए गए हैं वो है प्रेक्षा, ध्यान, योगासन, प्राणायाम और अनुव्रत है। और उसके बाद जो जीवन विज्ञान के 7 मूल तत्व जो बताए हैं, जिन्हें हार्ट ऑफ द साइंस है, वो जैसे शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव और कर्म और चेतना, इनका विकास हमें करना है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट उत्तम जी, 3-4 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से बता दिया जीवन विज्ञान के विषय के बारे में। हाँ, अभी नेक्स्ट बताइए अलका जी। हाँ बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। मतलब उन्होंने कहा कि जीवन विज्ञान में जो ज्ञान, भावना और क्रिया जो है ना वो अलग अलग नहीं चलेंगे, वो एक ही साथ होंगे तो ये चलेगा। अहिंसा केवल हमने जाना अहिंसा अच्छी बात है, मतलब अहिंसा को सीख लेना, अच्छी तरह समझ लेना अहिंसा अच्छी है, लेकिन उसको अहिंसा के बाद फिर उसको नैतिक मतलब आचरण में उतारना, उसको आचरण में उतार के फिर उसके व्यवहार में हम अगर उसको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या मतलब उसका मतलब फिर वो आचरण में जब उतरेगी तो ये तीनों जो पद्धतियां ना वो इकट्ठी जब साथ में होंगी तो जीवन अपना सही समुच्चय रूप से चलेगा, समन्वय रूप से चलेगा। संतुलित कैसे करें जीवन को, इसके बारे में आपने बताया है, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट कौन बता रहे हैं? जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। उन्होंने बेसिकली स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक दोनों में डिफरेंस किया है कि अगर आप प्लेन साइंस को मानते हैं तो भी वो सही नहीं है, प्लेन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं तो वो भी सही नहीं। दोनों को मिक्स करके अगर हम करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम परीक्षा ध्यान करते हैं तो मेंटल प्यूरिटी तो मिलती है एज फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न, बट आपके जो हार्मोन्स है वो कौन से रिलीज होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा साइंस को समझने के लिए। उसके बाद उन्होंने जो हार्ट ऑफ साइंस ऑफ लिविंग के जो 7 पॉइंट्स बताए, शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म और चेतना, ये सभी अगर हमारे अच्छे से डेवलप होंगे तो इस पे भी उन्होंने जोर दिया है कि ये सब भी आपके अच्छे से डेवलप होना चाहिए। वेरी नाइस पराग जी। 7 तत्वों के बारे में आप बात किया और आपने ये भी बोला कि कैसे इसका विकास जरूरी है एक संतुलित जीवन के लिए, तो बहुत अच्छा, ठीक है। अभी आप में से किसी ने आई थिंक आयाम के बारे में तो डिस्कशन कर लिया है। इंटीग्रेटेड साइंस ऑफ लिविंग का हिस्ट्री के बारे में कौन बताएगा? हिस्ट्री के बारे में किसी ने बात नहीं की, इतिहास के बारे में। अनुव्रत आंदोलन से शुरू हुआ ये मैम हाँ मैम हाँ मैं बताऊं? ओके ठीक है, बताइए। ये हाँ बताइए। उत्तम जी बता रहे हैं, ठीक है हाँ, बताइए। 2 मार्च 1949 को तेरापंथ जी के जो आचार्य थे उस समय, आचार्य तुलसी द्वारा जिनके अनुव्रत अनुशासना किया जाता है, तो उनके द्वारा वो अनुव्रत आंदोलन शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत छोटे छोटे व्रत, नियम, संकल्प द्वारा नैतिक चेतना का हम विकास कर सकते हैं। उसके बाद 1949 के बाद 1965 में फिर वो कोठारी आयोग के अंतर्गत डॉक्टर DC कोठारी और नायक जी ने इसको आगे बढ़ाया और 1975 में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग शुरू कराया 1975। और 28/12/1978 को आचार्य महाप्रज्ञ ने समाज के समक्ष ये नया विषय रखा जिसे हम जीवन विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। वेरी नाइस। हाँ संतोष जी कंटिन्यू करिए। पहले जो नैतिक शिक्षा लोगों में बहुत ज्यादा होती थी, तो वो धीरे धीरे जैसे हमारे देश पराधीन हुआ तो उसके कारण से हमारी नैतिक मॉरल जो डाउन होते चले गए। उसके बाद पहले ऋषि मुनि जो होते थे
या मतलब प्रचारक होते थे तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके नैतिक शिक्षाएं देते रहते थे, लेकिन पराधीनता के कारण ये सारी चीजें पीछे छूट गई और अकेली शिक्षा पत्ती अंग्रेजों के आने से सिर्फ शिक्षा पत्ती ही रह गई। तो मूल्य जैसे जैसे अहास हुआ तो उसके बाद आचार्य महाप्रज्ञा जी को, आचार्य तुलसी जी को ये हुआ कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। तो ये इसका इतिहास था। इसी के कारण फिर उन्होंने आगे आगे डेवलपमेंट की। जैसे 2 मार्च 1949 को उन्होंने ये अणुवर्त आंदोलन के लिए भूमिका बनाई और फिर 60,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की लोगों को जोड़ने के लिए पहले अणुवर्त का आया, फिर प्रेक्षा ध्यान का आया और उसके बाद फिर जीवन विज्ञान का 28 दिसंबर 1978 को इसका मतलब जीवन निर्माण का, जीवन विज्ञान का। वेरी नाइस। मतलब ठीक है, आपको हिस्ट्री का क्लियर हो गया, स्वरूप के Yes. बारे में भी आप लोग ने बता दिया है, जीवन विज्ञान की परिभाषा भी आप लोग को मालूम है कि क्या है, लक्ष्य एवं उद्देश्य के बारे में कोई चर्चा करना चाहता है? लक्ष्य एवं उद्देश्य। उद्देश्य तो यही था, मनुष्य को मनुष्यत्व बनाना, मतलब मनुष्य में सर्वांगीण विकास करना, उसका आध्यात्मिक, बौद्धिक और साथ में सामाजिक पूर्णतः विकास करना, यही उद्देश्य था। जी जी, तो ठीक है, यहाँ तक हमने आज कवर किया है। कल हम जीवन विज्ञान की प्रकृति से शुरू करेंगे, नेचर से, बट यहाँ तक जितना पढ़ा है उतना सबको क्लियर है? यस मैम। सबको यस मैम। क्लियर है? यस मैम। अभी कोई डाउट अभी तक जितना पढ़ा उसमें? नो We'll डाउट। get the recording in the group. यस, आप ये रिकॉर्डेड है, LMS में ये डाल दूंगी मैं, तो वहां पे आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये ठीक है? आपका बहुत आभार है जो आपने शुरू से हाँ, हमें मैम, ऐसे बहुत- करवाया ना। नहीं, अब बहुत थोड़ा अच्छा आज लगा। बहुत अच्छा समझ, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा समझ था लिया। लेकिन आज बहुत हम्म। अच्छा समझ में आया। ठीक, वही रिवीजन हो गया। प्रयास थैंक्स है अ कि लॉट आपको मैम। थैंक्स समझ लॉट आ मैम। जाए सब। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट। ध्यान Lots से of पढ़िए, thanks to you. कहीं भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एग्जाम्स की टेंशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जनरल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। साथ साथ में लेक्चर्स में आपको, लाइव लेक्चर्स में बताती जाती हूँ कि कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। तो उस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपका जो ये प्रोग्राम है वो अच्छे से हो सकता है। यस मैम। थैंक यू मैम। Okay. थैंक यू मैम। चलिए फिर, जय जिनेंद्र। और नेक्स्ट क्लास मतलब मैं आपको अपडेट कर दूंगी ग्रुप में कि आप Yes, लोग कब जुड़ सकते हैं नेक्स्ट। थैंक यू मैम। चलिए, ओके, जय थैंक जय यू। जय मैम। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र मैम, जय थैंक यू। जिनेंद्र, थैंक यू।